हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक न्यूज़ देख रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो म्यूचुअल फंड्स में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि जो सिप्स करते हैं, एसआईपी करते हैं, उसका जो इन्फ्लो है वो अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुँच चुका है, विच इज़ 26,683 करोड़ रुपीज़। और साथ ही साथ जो इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हैं उनका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि जो AUM होता है वो भी हमें रिकॉर्ड हाई पर पहुँचता हुआ देखने को मिला है, लगभग 72.7 लाख करोड़ रुपीज़ के करीब। ये ग्रोथ क्यों आ रही है? तो ये ग्रोथ इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो हमें पार्टिसिपेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन था वो हमें कम होता हुआ देखने को मिला था, लेकिन अब वो दोबारा से हमें मार्केट में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स के पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मतलब कि म्यूचुअल फंड्स के पास में पैसा आ रहा है। तो सारा पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स को दे रहे हैं। वो क्या करते हैं ना, वो किसी फंड मैनेजर के थ्रू वो जो पैसा है वो वापस से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो एक DIS का ही पार्ट हमें देखने को मिलता है, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जो बैंक्स होते हैं, जो पेंशन फंड्स होते हैं, वो भी सारे जो है वो हमें DIS के अंदर ही इंक्लूड होते हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि वो भी DIS के अंदर ही आते हैं। फ्रेंड्स, हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं जहां रिसेंटली DIS की जो होल्डिंग है वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। DIS जो होता है वो बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी वो बहुत बड़े बिग इन्वेस्टर्स होते हैं। FIIs वहां पे हमें सेलिंग करते हुए देखने को मिलते हैं, तो वहां पे जो DIS हैं वो नेट इफेक्टिवली हमें देखने को मिलता है कि वो बाइंग करते हैं, तो जिससे जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो हमें कम होते हुए, रिड्यूस होते हुए देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से मार्केट जो है वो स्टेबल रहता है। कि हर DIS जो है वो काफी बड़ा पैसा शेयर मार्केट में लगाता है, बहुत बड़ा जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करता है। उसका खुद का एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होता है, उसी के सहारे वो जो मार्केट में वो एंटर करते हैं, स्टॉक्स को बाई करते हैं या इंडेक्स को बाई करते हैं। जहां पर उन्हें वैल्यू दिखता है, जहां पर उन्हें ग्रोथ दिखती है, वो उन कंपनीज या उन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। और साथ के साथ जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं उनमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है उसको भी बिल्ड करने में मदद करते हैं। जहां पर बड़े इन्वेस्टर्स का सेलिंग आता है वहीं पे हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिलता है, और जहां पर बड़े इन्वेस्टर का बाइंग आता हुआ देखने को मिलता है तो वो हमें एज अ सपोर्ट भी एक्ट करता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है, तो क्या हमें DIS को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो DIS होते हैं उनके पास बहुत से कारण होते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि जो उनका इंटेंशन है वो रिटेल इन्वेस्टर के साथ में इंटेंशन में मैच हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे जो DIS हैं वो टेक्निकल या इंडेक्स रीजन की वजह से भी बाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जो निफ्टी इंडेक्स है या सेंसेक्स इंडेक्स है, अगर वहां पर कोई रीबैलेंसिंग होता है, वहां पर कोई नया स्टॉक ऐड होता है, तो जो ये म्यूचुअल फंड इंडेक्स को ट्रैक करते हैं या इंडेक्स फंड्स चलाते हैं उनको फोर्सफुली उस स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना पड़ जाता है। इसी रीजन की वजह से उनका स्टेक अगर उस कंपनी में बढ़ता है तो ये नेसेसरी नहीं है कि DIS उसमें कुछ वैल्यू देख रहा हो तब उसने बाय किया है। इस रीजन की वजह से अगर उनका स्टेक किसी कंपनी में बढ़ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसमें वैल्यू देख रहे हैं या ग्रोथ देख रहे हैं। तो हो सकता है वो किसी इंडेक्स का पार्ट हो, तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि DIS की जो होल्डिंग है उस पर्टिकुलर स्टॉक में बढ़ रही हो। फॉर एग्जांपल, ट्रेंट लिमिटेड को सितंबर 2024 में जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें ऐड किया गया था। सितंबर 2024 में अगर ट्रेंट का जो वैल्यूएशन है यानी कि जो PE देखा जाए तो वो उस वक्त या 200 के करीब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो DIS का जो होल्डिंग है वो सितंबर 2024 में 13.39% का था, और उसके बाद आप देखिए तो दिसंबर 2024 में जो 15.25% का हुआ, उसके बाद 17.20% का हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ पर जो DIS की जो होल्डिंग्स है वो हमें यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर बेचा किसने है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेक है वो हमें किससे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पे सितंबर 2024 में 26.62% के स्टेक हमें यहाँ पर देखने को मिलते थे, और उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 21.68% FIIs के हो गए। यहाँ पर बेचा किसने है, तो यहाँ पर बेचा है दोस्तों FIIs ने, और ये आप ये चीज समझ सकते हैं देख के, क्योंकि सितंबर 2024 में जो FIIs के स्टेक थे 26.62% के स्टेक थे, और उसके बाद दिसंबर 2024 में 21.68%, उसके बाद मार्च 2025 में 19.65%। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो ये स्टेक FIIs ने सेल किया है तो वो किसके पास गया है, तो यहाँ पर एक तो चीज़ आप देखेंगे DIS के पास गया है, DIS के जो स्टेक है 15.25% हो गए। देन उसके बाद यहाँ पर पब्लिक के पास गया है, इनके स्टेक 26.01% हो गए। उसके बाद फिर आप देखिए तो मार्च में DIS की होल्डिंग 17.20% हो गई, तो यहाँ पर फिर FIIs ने सेल किया, तो इसको जो एब्जॉर्ब किया वो किसने किया, वो हमें DIS ने यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब करते हुए देखने को मिले। तो यानी कि जो यहाँ पर पब्लिक की जो होल्डिंग है वो अभी हमें 26% के आसपास देखने को मिल रही है। इसी रीजन की वजह से ब्लाइंडली DIS को फॉलो नहीं करना चाहिए, एंड ऑल्सो
ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई डीआईआई लॉन्ग टर्म होराइज़न के लिए इन्वेस्ट करता है, जैसे कि मान लो 5 साल या 10 साल के लिए टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट करता है, तो शॉर्ट टर्म में अगर प्राइस गिरता भी है तो उनको कुछ उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक रिटेल इन्वेस्टर 1 साल, 2 साल या 3 साल ऐसे टाइम होराइज़न से इन्वेस्ट करता है, तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? वो क्या करेंगे, उनका जो पेशेंस है वो अपने पेशेंस को लूज़ करेंगे और अपना जो पोज़ीशंस है, अपनी जो होल्डिंग है उसको वहाँ पर लॉस में ही उस पर्टिकुलर स्टॉक को बेचकर वो निकल जाएँगे। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पर एक रिस्क एपेटाइट को भी समझना होगा, क्योंकि अगर कोई डीआईआई किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 2% का एलोकेशन करता है और उसको देख के अगर आपने उस स्टॉक में 20-30% का एलोकेशन कर दिया, और दोनों का जो रिस्क एपेटाइट है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप मान लो कंपनी परफॉर्म नहीं करता है, कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया, या तो यहाँ पर डीआईएस के पास पर डीआईएस का बस 2% होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर आपका 20 से 30% होल्डिंग है। आपके टोटल पोर्टफोलियो का 20 से 30% होल्ड यहाँ पर होल्डिंग है, लेकिन जो डीआईएस है उसका सिर्फ 2% है। वो इससे नहीं तो किसी और चीज़ से वो अपना जो लॉस है उसको डिफरेंट एसेट से पूरा कर लेगा, तो उनका जो पोर्टफोलियो होता है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है, तो वो इस लॉस को कवर कर लेगा। लेकिन वहीं अगर रिटेल इन्वेस्टर ने ब्लाइंडली डीआईएस को फॉलो किया, मान लो उसने 30-40% का इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ पर अगर लॉस होगा तो उस लॉस को रिकवर करने में, वहाँ से काफ़ी प्रॉफिटेबल बनने में उसको काफ़ी ज़्यादा समय भी लग सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। और साथ ही साथ एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर हमें ये भी समझना होगा कि अगर डीआईआईस खरीद रहे हैं, तो डीआईआईस का स्टेक लगातार बढ़ रहा है, तो वहाँ पर बेच कौन रहा है? क्योंकि देखिए मार्केट में एक ब्रॉडर परसेप्शन ये होता है कि जो प्रमोटर्स और जो डीआईआईस और जो एफआईआईस, ये जो 3 हैं, ये सारे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स या स्ट्रॉन्ग हैंड्स कहा जाता है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होता है उनको जनरली वीक वीक हैंड्स कंसीडर किया जाता है। और ऐसे परसेप्शन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न भी है। अगर मान लीजिए कंपनी में कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, कंपनी में कुछ चल रहा है, तो उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले किसको पता चलेगा? सबसे पहले पता चलेगा प्रमोटर को, क्योंकि वही लोग जो हैं, जो कंपनी चला रहे हैं। इसके बाद काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो उसके बाद जो ये इन्फॉर्मेशन है, वो एफआईआईज़, डीआईआईज़ या बड़े इन्वेस्टर्स को पता लगे। सबसे लास्ट में पता किसको चलता है? रिटेल इन्वेस्टर्स को। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कंपनी में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है या कंपनी की जो ग्रोथ है, वो नहीं हो रही है या स्लो ग्रोथ है, तो ये लोग क्या करेंगे, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे एफआईआईज़ या डीआईआईज़, तो जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं बड़े इन्वेस्टर्स, वो सीधा मैनेजमेंट के ऑफिस में जाके उन फेस टू फेस वो बैठेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। एंड यूजुअली ये जो ऐसा जो एडवांटेज है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होता है। तो इसलिए मार्केट में ये बोला जाता है, जो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है ना वो प्रमोटर को मिलता है, उसके बाद एफआईआई को मिलता है या डीआईआईज़ को मिलता है, और उसके बाद बड़े इन्वेस्टर्स को मिलता है। तो एंड में क्या होगा, एंड में इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास आती है। इसी रीज़न की वजह से जब भी प्रमोटर एफआईआई या डीआईआई एक रिटेल इन्वेस्टर से बाय करते हैं, तो इसको जनरली क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन वहीं अगर रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है और एफआईआई बेच रहा है या डीआईआई बेच रहा है या फिर प्रमोटर बेच रहा है, तो इसको जनरली नेगेटिव माना जाता है। इसी रीज़न की वजह से अगर एफआईआई का स्टेक बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कौन बेच रहा है देखना काफ़ी ज़रूरी है कि जो स्टेक जो इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पर बेच कौन रहा है, तो उसको चेक करना बेहद ज़रूरी है। एग्जाम्पल यहाँ पे केईआई इंडस्ट्रीज़ का हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या पाओगे, तो सिंपल सा आप देखो लास्ट 4 क्वार्टर्स में जो प्रमोटर के स्टेक हैं वो हमें कितने देखने को मिलते हैं। 2024 में 37.08% के स्टेक थे प्रमोटर के, और एफआईआईज़ के 30.75% थे, डीआईएस के 16.56% के थे। सितंबर 2024 में प्रमोटर के स्टेक 37.06% हो गया, उसके बाद एफआईआईज़ के स्टेक 31.11% हुए, डीआईएस के स्टेक 16.01% हो गए, और पब्लिक के 15.82%। यानी कि यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जो एफआईआईज़ के स्टेक हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन यहाँ पर किससे इंक्रीज़ हुए हैं, डीआईआईज़ का जो स्टेक है और प्रमोटर का जो स्टेक है वो डीआईआईज़ और पब्लिक ने मिलकर खरीदा। उसके बाद आप देखिए दिसंबर 2024 में प्रमोटर के जो स्टेक हैं वो 35.01% हुए, एफआईआईज़ के 29.75% हो गए, उसके बाद डीआईआईज़ के कितने हो गए, 20.72%। यानी कि यहाँ पर आप देखिए जो प्रमोटर के जो स्टेक हैं और साथ के साथ जो एफआईआईज़ के स्टेक हैं वो किसने बाय किए, और साथ के साथ यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग भी आप देखो तो 14.52% की हो गई। तो यहाँ पर प्रमोटर, एफआईआईज़ और पब्लिक तीनों की जो सेलिंग है उसको एब्जॉर्ब किसने किया, यहाँ पर डीआईआईज़ ने एब्जॉर्ब किया। यानी कि जो आप एक चीज़ देखो तो स्ट्रॉन्ग हैंड से जो स्टॉक है वो निकल कर हमें स्ट्रॉन्ग हैंड में आते हुए देखने को मिला है।
मार्च 2025 में देखा जाए तो प्रमोटर के 35.01% के स्टेक, एफआईआईज के 25.83% के स्टेक और डीआईएस की जो स्टेक है वो 23.51% के। लेकिन यहाँ पर अब देखिए तो पब्लिक ने यहाँ पे पब्लिक ने जो स्टेक है एफआईआईज के स्टेक को यहाँ पर बाई किया, यानी कि एफआईआईज के स्टेक को यहाँ पर डीआईआईज और पब्लिक दोनों ने ही बाई किया। तो यहाँ पर बेसिकली शेयर्स का एक्सचेंज हुआ है बिटवीन स्ट्रॉन्ग हैंड्स। अगर मान लीजिए अगर हम एक ऐसा एग्जांपल डिस्कस करना चाहें जहां पर शेयर्स जो हैं वो वीक हैंड से निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रहे हैं, यानी रिटेलर्स बेच रहे हैं और प्रमोटर्स खरीद रहे हैं, या एफआईआईज खरीद रहे हैं या डीआईआईज खरीद रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर हम यूपीएल में भी देख सकते हैं, इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए तो जो लास्ट 4 क्वार्टर्स हैं, यानी कि जून 2024 से लेके और मार्च 2025 के बीच में जो प्रमोटर के स्टेक थे, बाद मार्च 2025 में 33.5% के स्टेक हैं, लेकिन यहाँ पर एफआईआईज के स्टेक कितने हैं 34.51%, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हमें सेम देखने को मिलते हैं 34.22% के। लेकिन यहाँ पर आप डीआईएस के स्टेक को देखिए 15.73% के डीआईएस के स्टेक हैं और अभी मार्च 2025 में 18.56% के स्टेक हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो पब्लिक के स्टेक हैं वो आप देखोगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 17.23% के स्टेक हैं, और मार्च 2025 में आप देखोगे तो 13.72% के स्टेक पब्लिक के बचे, यानी डीआईएस के स्टेक यहाँ पे हमें 15 से 18% होते हुए देखने को मिले। तो ये इन्होंने किसके शेयर्स को खरीदा है, यानी कि यहाँ पर किसने बेचा है। एफआईआईएस के तो ऑलमोस्ट हमें सेम देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर पब्लिक ने बेचा है और डीआईआईएस ने खरीदा है, यानी कि यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में गए हैं, जिसको पॉजिटिव माना जाता है। हम एक और एग्जांपल देखना चाहें तो यहाँ से हम नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड का भी देख सकते हैं। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें सीधे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर अगर लास्ट 4 क्वार्टर पे हम देखें तो प्रमोटर के स्टेक 28.80% के हैं, एफआईआईज 18.02% और डीआईएस 27.29% के हैं और पब्लिक के 25.89% के स्टेक हैं। और अभी आप देखिए मार्च 2025 में तो प्रमोटर्स 28.43% ऑलमोस्ट हमें सेम देखने को मिलता है, एफआईआईज के 20.16%, लगभग जून 2024 से लगभग 2% हमें यहाँ पर एफआईआईज के जो स्टेक हैं वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, और डीआईएस के जून 2024 में 27.29% थे और मार्च 2025 में 30.04%, यानी कि डीआईएस के बीच जो स्टेक हैं वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। लेकिन ये जो स्टेक इंक्रीज हुआ है ये किसने बेचा है। जून 2024 में पब्लिक की 25.89% की होल्डिंग थी और मार्च 2025 में 21.37% की, यानी कि जो शेयर्स एफआईआईज और डीआईएस ने खरीदे हैं उसमें मेजरली जो स्टेक बेचा है वो पब्लिक ने बेचा है। तो यहाँ पर जो शेयर है वो वीक हैंड से निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड में गया है। कौन से शेयर्स हैं जिनमें इसी तरीके के एक्सचेंजेस हुए हैं तो उसको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।